जब हम कभी किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको पहले ठहराव देने की कोशिश करते हैं। अगर मतलब इंडियन सिस्टम में, वेस्टर्न में नहीं है। तो ठहराव इसलिए देता है कि उसका जो प्राणवायु है वो थोड़ा सा सेंटर्ड हो जाए। हम उसकी सांस देखें कि वो एंग्शियस तो नहीं सांस ले रहा। अगर ये होगा तो उसका बुद्धि दिमाग ठिकाने पे नहीं होगा। प्राणवायु तो वो बड़ी मजे की बात है कि उनमें जब युद्ध सिखाया जाता है तो वो पहले ठहराव देते हैं। यू शुड बी अ वेरी गुड मेडिटेटर, ओनली देन यू कुड बी अ फाइटर। तो एक तरह से प्राण वो वायु है जिसके ऊपर आपका पोटेंशियल, आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आपका ज्ञान, आपका स्किल, आपके मार्शल आर्ट सब कुछ टिका है। तो नमस्कार, हम अब पतंजलि योग दर्शन के एपिसोड 23 में पहुंच गए हैं। इसके पीछे जो एपिसोड 22 था, हमने उसमें कवर किया था पतंजलि का जो आसन है। उसके बाद एक ये Q&A सेशन रखा था कि जो वहाँ तक एपिसोड 22 तक आते आते जो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स कुछ हो गए या ऐसा लगे कि थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि समझा जाएगा अच्छे से, वो हमने एक Q&A सेशन किया। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए तो उसको सुनकर आते रहो, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि वो आपको पता होगा पीछे। तो 22वां जो एपिसोड था जिसमें हमने बात किया था आसन में डिटेल में बात किया हमने कि योग मैट का क्या रोल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर किस किस पोस्चर में बैठना चाहिए। तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर 2-4 मिनट बात करके फिर आगे चलेंगे। तो जो पतंजलि में हमने बात किया आसन का, तो उसमें सिंपल एक सूत्र है, सुख स्थिर आसनम। मतलब जब आप बैठे तो आपको सुख होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो कि मुझे तो सुख मिलता है लेट कर, तो उसको मतलब जैसे लाउंज जाता है या कोई सोफा वगैरह कुछ ऐसा, तो उस पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसका अगला नियम है स्थिर। अगर आपको लगता है कि आप उस पोस्चर को मेंटेन कर सकते हो, जितनी देर आपको मेडिटेशन ध्यान कुछ करना की कोशिश करनी है, आधा पौना घंटा जो भी, शुरुआत में इतना ही चाहिए टाइम, तो आप उस पोस्चर में बैठ सकते हो। लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है कि जब तक आपकी कमर सीधी नहीं रहती तो आपका वेट कहीं ना कहीं डिस्बैलेंस है। आपको थोड़ी देर में ऐसे इच्छा हो जाएगी कि थोड़ा सा हिले क्या। तो इसलिए आपने देखा कि जो लाउंज होता है वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलना, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से आपका जो वेट है इट इज़ नॉट सेंटर्ड इन दी, ये बिल्कुल सेंटर्ड में नहीं आएगा। इस तरह होगे तो इस सेंटर ऑफ मास कहीं और बनेगा, तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि इस जगह पे प्रेशर बन गया, उस जगह पे प्रेशर बन गया, तो इसलिए कमर सीधी। इट इज़ सो साइंटिफिक। तो सुख स्थिर आसनम, फिर भी इस सूत्र के अकॉर्डिंगली अगर आपको ये आश्वासन है, पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इस पोस्चर में बैठूंगा तो सुख भी रहेगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप बैठे हो थोड़ा सा टेढ़ा लेटे हो तो कमर में दर्द होनी शुरू होगी, लेकिन आप उसको वहां पे फ्रीज कर रहे हो, तो आपने उसको स्थिर कर दिया वहां पे, तो अब तो पतंजलि पूरा गया, पहला गया सुख। सुख भी रहे, स्थिर भी रहे, वही आसन है। तो जो हम कई बार देखते हैं कि किस तरह से बैठना, पद्मासन में हाथ की इस तरह से कुछ करना हाथ, या फिर जो भी आपको सिखाया जाता है कि इस पोस्चर में ही बैठोगे तो मेडिटेशन होगा, वो आसन नहीं है, वो मुद्रा है, वो अलग चीज है। तो मुद्रा तो उनके लिए है जिन्होंने फाइटर जेट चलाना है, दैट इज वेरी एडवांस थिंग। हम शुरुआत में ही मुद्रा में बैठते हैं। मतलब अगर आपको फाइटर जेट का फंक्शन पता है तो आपको पता होगा कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो मैं सिंपल पैसेंजर प्लेन भी नहीं बोल रहा। तो अभी तो आपको पैराग्लाइडिंग कर लो तो उसमें समझ आ जाएगा कि एरोडायनामिक्स क्या चीज़ है। तो मैं फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ जो सुपरसोनिक स्पीड में जाएगा। तो उस तरह की जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी तब आपको मुद्रा काम करेगी, उसके पहले आपको सिर्फ सुख स्थिर आसन ही मेंटेन करना है पतंजलि के अकॉर्डिंगली। तो जब आप इस एक पोस्चर में बैठने की कोशिश करोगे, बैठ सकोगे, लंबा बैठ सकोगे, तो उसके बाद जो अगली चीज है फिर आपको आ जाएगा प्राणायाम। तो अब हम जो एपिसोड 23 है इसके ऊपर हम प्राणायाम को समझने की कोशिश करेंगे। प्राणायाम
दो शब्दों से बना, आयाम। और आयाम की कई तरह के शब्द हो जाते हैं। एक तो किसी का जो लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ जो है उसका, दैट इज ऑल्सो आयाम। एक होता है फैलाव, वो भी आयाम है। और एक होता है किसी को एब्जॉर्ब कर लेना, खुद में समा जाना, वो भी आयाम है। मुझे इसका कोई पता नहीं कि पतंजलि ने इनमें से तीनों का क्या कहा। हम तीनों को समझ के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा उसने कौन सा कहा होगा। क्योंकि ये आप यहाँ पे डेफिनेशन सीखने नहीं आए ना, हम तो पतंजलि को जानने आए हैं। तो जानने के लिए जानने का ये रखो। आपका अगर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे कि अच्छा फिर पतंजलि ने कौन सा लिया इन तीनों में से, तो वो आपको जानना चाहिए, मेरे से सुनकर मानना नहीं चाहिए। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और पहला जो शब्द है वो है प्राण। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्राण समझा देता हूँ। हम जैसे भारत इंडियन फिलोसफी में हम 5 प्रकार की वायु बोलते हैं। वायु होता है जो आप में गति करवाए, आयुर्वेद में पढ़ते हैं हम। जो वायु उसकी 5 प्रकार है। जैसे देखो, मैं बुद्धि में कुछ सोच रहा हूँ या मैं सांस ले पा रहा हूँ। कई बार जब हम आयुर्वेद में पढ़ते थे तो हम प्राण वायु को शायद ये यहाँ तक रख लेते थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक रख लेते, इसको समझते थे प्राणवायु। लिखा है उसमें बुक में कि ये जो मस्तिष्क तक जाती है तो वो प्राणवायु। लेकिन उस समय क्या है कि हमारा इतना वो डेवलप नहीं हुआ था, बुद्धि या अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं बनी। अभी भी कुछ लोग मेडिकल कॉलेजेस में बूढ़े हो गए, एचओडी हो गए, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्राण को वही बताते हैं कि सांस लेने वाली स्टीवन है, थूकना, छींक मारना, तो ये चीज़ें जो है वो प्राणवायु में बताते हैं। लेकिन प्राणवायु जो है वो इससे काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी डीप है। तो प्राण समझने की पहली जो स्टेज है वो ये है कि जिसको हम बोलेंगे एनर्जी, लाइवली एनर्जी, और वो वाली एनर्जी जो खास करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हृदय में, हार्ट की ऐसे नोड, एवी नोड, ये जो है इसको रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन इसकी मेन इंपल्स पैदा करती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, कभी मौका लगेगा तो उस फील्ड में जाएंगे तो हम बात करेंगे। तो अभी मैं प्राण समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, और आयाम समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्राण को समझने के लिए ऐसा समझो कि जब मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी बुद्धि के ऊपर जोर दे रहे हो कि क्या क्या कहा जा रहा है या क्या कॉन्सेप्ट है, तो जिस पोर्शन के ऊपर आप ये जोर दे रहे हो वो आपका प्राण वायु है। तो इसलिए जब तक आप किसी आदमी को दिमाग में उसके ठहराव नहीं आए, वो उसकी बुद्धि बड़ी, वो आईक्यू में बहुत लो परफॉर्म करेगा। जब हम कभी किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको पहले ठहराव देने की कोशिश करते हैं। अगर मतलब इंडियन सिस्टम में, वेस्टर्न में नहीं है, तो ठहराव इसलिए देता है कि उसका जो प्राण वायु है वो थोड़ा सा सेंटर्ड हो जाए। हम उसकी सांस देखें कि वो एंग्शियस तो नहीं सांस ले रहा। अगर ये होगा तो उसका बुद्धि, दिमाग ठिकाने पे नहीं होगा। तो वो सुनेगा भी बिल्कुल इतनी हरी में कि जल्दी से मेरे को अंत बताइए कि क्या है इसका। तो इससे भारतीय ज्ञान शैली के बिना एब्जॉर्ब नहीं होगा। ज्ञान शैली है ठहराव। हम ठहरने से सीखते हैं, हम भाग कर नहीं सीखते। भागकर सीखने का जो वे है वो वेस्टर्न है। तो प्राण को ही जब हमसे ही तो लेके गए हैं सारे ज्ञान। जब प्राण हमारे से ऊपर चाइना में चला गया तो वो ची बन गया, CHI लिख देते हैं उनको, ची एनर्जी। दैट इज ऑल्सो द बेसिक एनर्जी, जिसी को वो रेगुलेट करके उन्होंने अपने ये जो मार्शल आर्ट्स बनाए हैं वो उसी को रेगुलेट करके बनाए हैं। अब ये देखिए कि टेक्निकली जो मेरे पूरे शरीर में व्यापक है वो व्यान वायु है, प्राण वायु नहीं है, जो 5 टाइप्स है। तो अगर मैं किसी को पंच करूं या ये मार्शल आर्ट्स किसी तरह के जो चाइना में डेवलप हुए हैं वो करूं, तो मेरे को व्यान वायु में बल चाहिए, प्राण वायु में नहीं चाहिए। प्राण तो तर्क है, लेकिन वो स्ट्राइक किस तरह की होनी चाहिए, किस एंगल से जाए, मेरे में स्टेबिलिटी है कि नहीं है, अगले का जो सामने वाला जो कोई एक्ट करने वाला, मेरे ऊपर लड़ने वाला, उसको मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, और इस युद्ध के एक्ट में मैं अपने आप को ठहराव रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ, ये सारा का काम जो है वो प्राणवायु का है। बड़ी मजे की बात है कि उनमें जब युद्ध सिखाया जाता है तो वो पहले ठहराव देते हैं। यू शुड बी अ वेरी गुड मेडिटेटर, ओनली देन यू कुड बी अ फाइटर। दैट्स व्हाट द चाइनीज और जापानीज
आर्ट का, उनका एक बड़ा सेंजू जिसको वो फॉलो करते हैं, उसकी कोट है, द ट्रू वॉरियर इज नेवर एंग्री। और ये जो मॉन्स्टर तरह का वॉरियर दिखाते हैं, ये अगेन ये ईस्टर्न साइड का नहीं है, ये वेस्टर्न साइड का है। तो उनमें दिखाते हैं हमारे में चाहे ज्ञान परस्यू करना है, चाहे आपने युद्ध शैली सीखनी है, हम पहले उसको ठहराव देने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई प्राणायाम में प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। तो अब हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं, अगेन हम प्राण के ऊपर टिके हैं। तो एक तरह से प्राण वो वायु है जिसके ऊपर आपका पोटेंशियल, आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आपका ज्ञान, आपका स्किल, आपके मार्शल आर्ट, सब कुछ टिका है। तो प्राणवायु इज द बेडशीट ऑन विच दीज डिफरेंट थिंग्स विल बी प्लेस्ड, ऐसा कहा जा सकता है। चाहे हम, एक बड़ी मजे की बात है, जब हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो हमें ऐसे, मतलब लिखा नहीं है टेक्स्ट में, हम उसका अर्थ ऐसे लेते हैं कि वायु जो है वो वायु की 5 प्रकार हैं। हम उसको सीख लेते हैं 5 डिफरेंट प्रकार, जैसे काऊ की ये टेल है, ये टांगे हैं, ये सींग हैं, ये मुंह है, ये है ना, इस तरह से सीख देख लेते हैं हम उसको। उसी अप्रोच से हम कई बार प्राण वायु को समझते हैं या वायु को समझते हैं, उसकी 5 डिवीजन बनाते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, ये 5 की 5 डिवीजन वायु की ही हैं। कि अगर उस गाय की टांग में कुछ दर्द होगा तो उसके बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह से जब प्राणवायु हिलेगी तो आखिर तक, अभी मॉडर्न स्टडी क्या बोले कि स्ट्रेस के साथ अल्सर्स बनते हैं, या फिर स्ट्रेस के साथ कॉन्स्टिपेशन बनती है, या स्ट्रेस के साथ आईबीएस बनता है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस बनाने वाली आखिरी जो इवैक्यूएशन के लिए, निकालने के लिए, स्टूल पास करने के लिए जो वायु रिस्पॉन्सिबल है वो है अपान वायु। तो स्ट्रेस है प्राणवायु में, पहला जो 5 वायु के अंत वाली वायु है वो है अपान वायु, और पहली वायु है प्राणवायु। तो दिमाग में स्ट्रेस होगा तो कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस बन जाएगा। तो देखो तो सही, ये इट इज सो डीप कनेक्टेड। तो इसी तरह बाद में अगर आप और डीप जाने की कोशिश करोगे तो आपको वायु जो है वो पित्त के साथ, कफ के साथ जुड़ती भी दिखेगी। बहुत डिटेल में अभी नहीं इसमें जा रहा, इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वायु की 5 डिविजन्स को, डिवीजन चाहे मान लो आपको समझने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, लेकिन जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको एक डॉक्टर मिलेगा जिसके बाहर लिखा होगा कि ये चेस्ट स्पेशलिस्ट है, किसी के पास लिखा होगा ये आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है, किसी के पास होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है, या फिर किसी के पास लिखा होगा कि ये ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, ये हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। तो याद रखना चाहिए सभी डॉक्टर ही हैं, उनका स्किल, उनके फंक्शनिंग, उनका ज्ञान अलग अलग है। तो इसी तरह से जो वायु है वो है वायु ही, 5 की 5 वायु वायु है। जो डाइजेशन करेगी वो भी वायु, जो पाचन करेगी वो भी वायु, जो आपकी स्किन में यहाँ पे कोई चुटकी काटे कैसे तो आपको सेंसेस आएगी, ये भी वायु। और जब आप स्टूल पास करते हो, एक देयर इज अ प्रेशर विच इवैक्यूएट्स द स्टूल आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑल्सो वायु। वही वायु जो है वो आपको सेक्सुअलिटी भी डेवलप करता है। वही वायु आपका, मैं आखिरी वाली 5वीं वायु की बात कर रहा हूँ, अपान वायु। वही वायु आप में ये डेवलप करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का। अब इसीलिए आपको बोलते हैं कि स्ट्रेस के साथ भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि अगर किसी को सेक्सुअलिटी या इरेक्शन की प्रॉब्लम है मेल में, तो वो भी प्राणवायु की डिस्टर्बेंस से हो जाएगा। तो देखो, प्राणवायु पहली है, अंत वाली ये जो है अपान वायु, लेकिन हाउ डीपली, हाउ प्रोफाउंडली दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहीं से आपको समझना चाहिए कि जब आप प्राणों का आयाम समझ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डिप डीप इनटू दिस प्राण वायु, सो दैट आप प्राण को समुद्र में गोता लगाओ तो प्राणवायु हो गए, उसमें से लोटा भर के बाहर ना हो कि ये समुद्र है। मोटा मोटी इसका यही अर्थ हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि प्राण वायु को, प्राणों का आयाम कैसे किया जा सकता है। देखिए, पतंजलि ने तो इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट वे बता दिया। पतंजलि ने सिंपली यही कहा, पूरक कुंभक रेचक ही प्राणायाम है। पूरक क्या है? जब आप अपनी सांसों को भरते हो, ये जैसे पूरक, पूर्णा, भरना किसी को। कुंभक, कुंभ में बोलते हैं मटके को, एक क्या बोलते हैं जो कुंभ होता है, घड़ा बना हुआ, थोड़ी सी शक्ल अलग होती है, बिल्कुल मटके की शक्ल नहीं, थोड़ी सी अलग है, दैट इज कुंभ। रेचक, रेचक होता है किसी को बाहर निकाल देना, दैट इज पूरक, टू फिल इट अप,
कुंभक टू होल्ड इट, रेचक टू लेट इट रिलीज आउट। इसका बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग मतलब कि अगर आप अच्छे से सांसों को समझते हो तो आप समझ लोगे कि जब आप डीप सेक्चुअल एक्ट में होते हो तो आपके रेस्पिरेशन एक डिफरेंट वे से चेंज हो जाते हैं। इट इज सो इलोंगेटेड, इट इज सो रिलैक्स, इट इज सो काम। आइडियली ऐसा होना चाहिए। अगर किसी का बहुत उसमें रेस्पिरेशन तेज हो रही है तो इमीडिएटली यू शुड गेट टू नो कि दिस इज नॉट लव, दिस इज लस्ट। ये अलग टॉपिक है, कभी पहुंचेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको मेरा आइडिया अगर समझ लग गया होगा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत और क्या बोलते हैं वैश्यपना में फ़र्क समझना तो इसी से समझ सकते हो। खैर, तो ये हो गया पूरक। कुंभक, अच्छा जब आप, मैंने बोला कि सेक्सुअलिटी में आप इस तरह से करोगे, अगर आप जब आप गुस्से में होगे तो क्या करोगे, तो वही रेस्पिरेशन तेज होने शुरू हो जाएगा। तो आपके इमोशनल जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो इमोशनल स्टेटस है, उसका असर डायरेक्टली आपके मन के ऊपर और रेस्पिरेशन के ऊपर पड़ रहा है। इमोशनल को सिंपली भावना में नहीं समझना चाहिए। इमोशनल को होता है मेंटल लेवल भी समझो उसको, आईक्यू भी उसी से निकलेगा आपका, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस एक नया टॉपिक है, कभी इसके ऊपर बात कर सकते हैं, वो भी इंटेलिजेंस की ही टाइप है। चीज़ों को संपूर्ण रूप से समझना, ना कि अपने रूप से समझना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने रूप से समझोगे तो वो तर्क है ना इंटेलिजेंस कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप उसको समझ सके। इमोशनल इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड। कई बार रोना, जो आदमी बहुत रोता होता है वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशनली वीक है, ही इज नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग। उसको भावना समझ नहीं आ रही। तो कई बार हम इसको ऐसे बोलते हैं कि शायद अगर कोई हर बात के ऊपर ऐसे जज्बाती होता है, पता नहीं उसकी इमोशनल लेवल हाई होते हैं, वो इमोशनली कच्चा है, तो इसलिए वो उस तरह से है। खैर, ये टॉपिक कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। प्राणों का आयाम, प्राणायाम। तो प्राणों का आयाम के लिए जो पतंजलि ने बताया है वो सिर्फ इतना ही है, पूरक, कुंभक, रेचक। हठ योग में है वो भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी, और ये बहुत उनकी बहुत डिटेल्ड है। मतलब हालांकि उन्होंने इनको भी माना है कि भी ये जो पतंजलि का है प्राणायाम, ये भी ऐसा भी प्राणायाम हो सकता है, लेकिन उसको साधारण सरल प्राणायाम कहा है कि भी ये बिगिनर्स वाला प्राणायाम है। लेकिन पतंजलि के रास्ते पे जब आप जा रहे हो तो दिस इज द वन एंड ओनली थिंग यू हैव टू। ये खिचड़ी बना देते हैं कई बार। तो पतंजलि का बोर्ड लगा होगा बाहर, अंदर आपको बीच में सब कुछ मिक्स करवा दिया, फिर बीच में थोड़ी सी मेडिटेशन करवा दी, फिर बीच में आपके षटकर्म घुसा दिए, नोली धोती भी करवाने की कोशिश करने लगे। तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करके आ जाते हो और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है, कुछ अटेन नहीं किया। तो अटेन करने के लिए यू नीड अ एम, एंड आपका एक एक कदम उसी डायरेक्शन में होगा तो ही कहीं पहुंचोगे। नहीं तो डॉग होते हैं ना कि कई बार घर के आंगन में छोड़ दो तो इधर उधर भाग के एनर्जी ड्रेन करते हैं, एंड नाउ दे विल सिट वेरी सेटिस्फाइड, खाना भी खा लेंगे, सो भी जाएंगे, पहुंचे कहीं भी नहीं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो पतंजलि का प्राणायाम है वो है पूरक, कुंभक, रेचक। इनहेलेशन, होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन, इसकी बैलेंसिंग कर दो। इसको टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि अब अभी बात सुन के वीडियो खत्म हो तो तुरंत बैठ के देखो ये तो हो गया, आगे बताइए क्या करना है। तो इट नीड्स ये इस तरह से डीप आप में घुस जाना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको देखा जाए यू शुड बी इन वेरी काम स्टेट, और इसकी बैलेंसिंग रहनी चाहिए। और जब आपको पूरक करना है तो पूरक का एक अर्थ ये भी है, इनहेलेशन भी पूरक का अर्थ है, और पूरक का अर्थ ये भी है पूरी तरह से भरना भी पूरकता है। पूर्ण से आता है पूरक, पूर्ण। तो पूर्ण का अर्थ क्या होना चाहिए यहाँ पे, पूर्णम। पूर्णम मीन्स पूरा करना, मीन्स इस थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स हैं इसको पूरा भरना। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल ब्रेथ हो गए, सिर्फ ऊपर ऊपर हो गए तो हम इसको बोले पूरक हो गए, ये पूरक नहीं है। पूरक का मीन्स पूर्ण, कंप्लीट, मुकम्मल, तो तभी पूर्ण होगा। तो पूरक, कुंभक, रेचक। डीप एंड इनहेलेशन अप टू द बेस ऑफ द लंग्स, ये पूरक हो गया। वहां पे उसको होल्ड करो, मैक्सिमम ऑक्सीजन फोर्स से आपके ब्लड में धकेली जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन बुद्धि में जाएगी। साइंटिफिकली भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तो इट इज वेरी लॉजिकल थिंग। तो इसीलिए पूरक, कुंभक, रेचक आपकी बॉडी में कैंसर्स की टेंडेंसी कम करेगा,
आपकी बुद्धि को शार्प करेगा, आप में ठहराव पैदा करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, क्योंकि फंडामेंटली इन चीज़ों के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक सब में जो कॉमन कारण है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड भी है। तो कम से कम पूरक कुंभक रेचक में आप ये तो कर ही रहे हो। तो पूरक कुंभक रेचक आइडियली इसको कहाँ करना चाहिए? बगीचे में, बाग में, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे अगर आप ये करने की कोशिश करें, पहाड़ में चले जाते थे लोग, वो पहले इसलिए जाते थे, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो आपको कंसंट्रेशन मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। तो पूरक कुंभक रेचक जो है वो आपको जब आप उसकी बैलेंसिंग कर लोगे तो आपका प्राणायाम हो गया। तो अभी प्राणायाम के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।